नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। गुजरात और हिमाचल के चुनावी नतीजे कल आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आज दिल्ली में एमसीडी चुनाव में केजरीवाल का जादू चला है और राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी की डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 साल से काबिज भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ हो गया है। आम आदमी पार्टी ने यहां पर बहुमत के साथ अपनी जीत को दर्ज किया है। 250 सीटों वाले एमसीडी में आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली हैं, जो कि बहुमत से 8 ज्यादा हैं। भाजपा को 104 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 9 और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। अब दिल्ली एमसीडी चुनाव में शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने जीत से गदगद होते हुए आज वो नजर आए और उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली की जनता को इसके लिए बधाई दी। जनता से मिले प्यार के बाद बदले में आई लव यू टू भी कहा। इस दौरान केजरीवाल ने आपकी जीत के साथ साथ अन्य दलों के विजयी प्रत्याशियों को भी बधाई दी है। आई लव यू टू। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, कांग्रेस वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना, दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, जीत के बाद उत्साहित थे, गदगद थे और जो जीत मिली है दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। आज दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। तो जीत के बाद उत्साहित आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को आप सुन रहे हैं, कार्यकर्ताओं में भी जाहिर है कि निश्चित तौर पर इसका जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। और आज जैसे ही सुबह से ये परिणाम आने शुरू हुए हैं, उसके बाद जो जीत का जश्न है वो किस तरह से पार्टी दफ्तर पर मनाया जा रहा था, वो तस्वीरें भी इंडिया न्यूज ने लगातार आपको दिखाई हैं। लेकिन अब यहां से सवाल ये है कि ये जो जीत अभी एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी को मिली है, इसके क्या मायने हैं, क्या इसका जो असर है वो आगे आने वाले और चुनावों में भी इसी तरीके का रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि गुजरात के अंदर दावा आम आदमी पार्टी कर रही है कि वहां पर भी जो विधानसभा के चुनाव है उसमें जीत मिलेगी। तो ये जो जीत है इसके मायने आज हम समझने की कोशिश बड़ी बहस में करेंगे। आज की बड़ी बहस के पहले सवाल उस पर नजर डालते हैं। एमसीडी में आम आदमी पार्टी बीजेपी को क्या एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ी है, यही सवाल सबसे अहम है। दूसरा सवाल यह है कि 2017 से ज्यादा वोट लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी आखिर पीछे क्यों रह गई है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि कल काउंटिंग है, अब गुजरात और हिमाचल में सरकार किसकी बनने वाली है, आज इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो चुनाव परिणाम है वो किस तरह के आ रहे हैं। और इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ अभी जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपको करवा देते हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में।
रविंद्र ढुल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। रविंद्र ढुल जी, आपका स्वागत है। मनोज राठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज राठी जी, आपका भी स्वागत। और कुछ देर में वरिष्ठ पत्रकार भी हमको ज्वाइन करेंगे, हम उनके साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले प्रवीण अत्रे जी, आपसे शुरुआत करेंगे। 2017 से भी ज्यादा वोट आपको मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि मैंडेट तक नहीं पहुंचे। आम आदमी पार्टी क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ जीत रही है दिल्ली के अंदर, और अब वो ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली का विकास करेंगे। साथ में ये भी आज हम लोगों ने कई नेताओं को कहते हुए सुना कि इसका रिफ्लेक्शन आपको गुजरात के चुनाव में भी दिखेगा। हालांकि परिणाम कल आएंगे, कैसे देखें इन परिणामों को प्रवीण जी? देखिए, ऐसा आयुष भाई, सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को बधाई दूंगा, क्योंकि दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा और आम आदमी पार्टी का पहले के बनिस्बत वोट प्रतिशत गिरा, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जो है वो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाए, थोड़ा अंतर उसमें रह गया। तो उसका कारण आप जानना चाहते। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कांग्रेस की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे, जो कांग्रेस इससे पहले लगभग 20-21% मत ले रही थी, लेकिन इस चुनाव में उस कांग्रेस का मत प्रतिशत जो है वो 11-12% के करीब आ गया। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का वोट गिरा, और मान के चले कि वो जो कांग्रेस का वोट गिरना है वो आम आदमी पार्टी के लिए जरूर लाभ हुआ होगा उसका। लेकिन जब आम आदमी पार्टी का वोट लगभग 12% गिर जाता है पिछले चुनाव के बनिस्बत, और भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ जाता है पिछले चुनाव के बनिस्बत, तो उससे यह भी पता चलता है कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा उसको स्वीकार किया। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर हम सीटों की दृष्टि से देखेंगे तो सीटों की दृष्टि से आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि दिल्ली के नतीजों का प्रभाव गुजरात के उस पर पड़ेगा, वो मुझे नहीं समझ में आया कि किस हिसाब से कह रहे हैं, क्योंकि गुजरात में वोटिंग हो चुकी है, कल नतीजे आने हैं, तो प्रभाव का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जहां तक बात गुजरात की है, अगर आप गुजरात के ऊपर जिस दिन चुनाव शुरू हुआ उस वक्त के जो नेताओं के बयान थे, आम आदमी पार्टी का विशेष तौर पे जिक्र करूंगा, तो उस वक्त के बयान कुछ और तरह के थे। उस वक्त गुजरात में सरकार बनाने के दावे हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने गोल पोस्ट को चेंज करना शुरू कर दिया, और कल तक की स्थिति यह है कि जो दावे सरकार बनाने के थे, अब वो ये बात कहने लगे हैं कि साहब हमारा वोट अच्छा आएगा, हमें 15 से 20% वोट मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं होने वाला है। मेरा मानना यह है कि गुजरात में जिस तरह से वोट नहीं, बिल्कुल ठीक है प्रवीण जी। देखिए, उसके लिए भी हम लोग कल फिर बैठेंगे, इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि कल भी ये तस्वीर भी साफ होगी। लेकिन एक चीज तो है प्रवीण जी, आम आदमी पार्टी जो बात कह रही है कि देखिए, जिन मुद्दों की बात आम आदमी पार्टी करती थी, सड़क, बिजली, पानी, बेसिक या स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, उन मुद्दों को दिल्ली की जनता ने कम से कम एड्रेस किया है, और उसका नतीजा ये दिख रहा है। आप लोग इन मुद्दों पर कभी चुनाव लड़ते ही नहीं। प्रवीण जी, इसका क्या जवाब? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उनको इस चीज को समझना चाहिए कि 15 साल से एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो पावर में थी। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी की एक चीज होती है जिसका कहीं ना कहीं प्रभाव मतदाता के ऊपर पड़ता है। स्थानीय स्तर पे जो हमारे नेता जो एमसीडी के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, जो एमसीडी में काम कर रहे हैं, उन लोगों को हो सकता है कहीं ना कोई वो ऐसी कमी रही हो कि अपनी बात जिस तरह से मतदाता तक पहुंचनी चाहिए उस पहुंचाने में कहीं कमी रह गई। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को उठाया, दिल्ली की जनता ने उन मुद्दों को स्वीकार किया। इसके बहुत से उदाहरण हमें आज के परिणाम में दिखते। सबसे बड़ा विषय था आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है। उनकी विधानसभा क्षेत्र में जितने एमसीडी वार्ड है, सभी जगह आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। इनके जो डिप्टी सीएम शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, शराब घोटाले की जांच चल रही है। उनकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी हार गई। इसके साथ साथ इनके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत, नहीं ठीक है प्रवीण जी, देखिए ये डिफेंड करने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब एक प्रदेश के अंदर आप एक मंत्री हैं तो आप पूरे प्रदेश के हैं ना। नहीं प्रवीण जी, मंत्री तो आप पूरे प्रदेश के हैं। अगर आपका भ्रष्टाचार है तो फिर और वार्ड में भी होना चाहिए था ना। जहां पर आप आ रहे वहां पर फिर ये भ्रष्टाचार काम नहीं किया, ये मुद्दा काम नहीं किया। मैं वही बात बता रहा हूं कि जो स्वीकार किया दिल्ली की जनता ने, उन्होंने अपने वोट में उसको रिफ्लेक्ट कर दिया है। अब अमानतुल्लाह खान जो ओखला से चुनाव लड़ते हैं, आपको भी पता है कि वो अक्सर विवादों में रहते हैं, तरह तरह के बयान देते हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या स्थिति हुई, वहां पे भी आम आदमी पार्टी हार गई। तो मेरा केवल ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन विषयों पे बात की, दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया।
लेकिन इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं ठीक कि है। जिस तरह का चलिए, मैंडेट ठीक है। आया है उसके अंदर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। ठीक है, और आप इस कह बात रहे हैं, को- ठीक है, आपने जो बात कही मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। रोशन गौड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रोशन गौड़ जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है, लेकिन उससे पहले मनोज राठी जी। मनोज राठी जी, जीत की बधाई। पंजाब के बाद अब आप एमसीडी के अंदर भी जीत गए, कैसे देखते हैं इस जीत को? और इसके अलावा जो बात अभी प्रवीण जी कह रहे थे कि वोट परसेंटेज तो कम से कम आप लोगों का गिरा है, वो बात अलग है कि वो सीटों में रिफ्लेक्ट नहीं है, आप लोग क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ हैं। एक तो वोट परसेंटेज का गिरना, दूसरा इस जीत को कैसे आप देखते हैं? मनोज राठी जी, आपका रिएक्शन जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपको भी बधाई देता हूं और दिल्ली के सभी पार्षदों को भी बधाई देता हूं इस जीत की। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा भाई, देखो ये बोल रहे हैं भाई वोट परसेंटेज थोड़ा घट है। मैं तो एक बात इनको याद दिलाना चाहूंगा, एक बच्चा हर बार 90% नंबर लेता है, हर बार 90% नंबर लेता है। एक बार एक सब्जेक्ट में उसको 85% आ गए तो क्या बच्चे को कमजोर मान लो? ये बच्चा पढ़ाकू नहीं है। मैं तो बीजेपी वाले साथियों को एक बात बताना चाहूंगा, ये 15 साल से उस पे काबिज थे एमसीडी पर, 15 साल से लगातार राज करने लग रहे थे। सेंटर में इनकी सरकार है, दाव दंड भेद सब इन लोगों ने चुनाव में लगाए, सारी दुनिया को पता है। 400 सांसद इन लोगों ने तारे, 17 मंत्री इन लोगों ने तारे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगे हुए थे, इनके सबसे बड़े चाणक्य जिसको कहते हैं बीजेपी वाले अमित शाह जी, वो लगे हुए थे। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, फिर भी इनकी पार नहीं पड़ी, तो अब ये वोटों पर अपना वोट परसेंटेज पर आ गए। भाई साफ साफ बात है, हार स्वीकार क्यों नहीं करते ये लोग? जहां जहां हारते हैं हार स्वीकार करनी चाहिए। मैं तो एक बात और कहूंगा बीजेपी के लिए, दिल्ली में खासकर है, बोला रस्सी जड़गी पर बढ़ नहीं गया अभी तक। देखो चुनाव विधानसभा का हार लिए, चुनाव आज ये एमसीडी का हार लिए, सुपड़ा साफ हो गया इनका दिल्ली में, और दिल्ली में इनके नेता बैठे हैं सारे, और फिर भी वहां चुनाव हारने लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आप इनको बताना चाहूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता जी को, शायद ये वहां गए नहीं होंगे, मैं तो दिल्ली में गया था, मैंने मेरी आंखों से देखा था। बीजेपी वालों ने खुलम खुला शराब बांटने का काम करा, बीजेपी वालों ने खुलम खुला रुपए बांटने का काम करा। इन लोगों ने सारे हथियार वहां लगाए पर सक्सेस नहीं हो पाए, फेल हो गए। और आखिरी में इन लोगों ने वो करके दिखाया। आज इन लोगों ने सबसे बड़ा घटिया इनके नेताओं ने बयान दिया, जिस पर माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को और बीजेपी के प्रवक्ताओं को तुरंत प्रभाव से। इनके नेता कहते हैं नहीं, लेकिन मनोज जी देखिए, जीत तो जीत है। एक बात नहीं मनोज जी आपका ही टर्न है, मनोज जी आपका ही टर्न है, लेकिन मेरा काउंटर सवाल है, मनोज जी देखो चुनाव, नहीं मनोज जी ठीक बात है। देखिए अब तो जीत गए ना, अब इन बातों को कहने का तो कोई अर्थ नहीं, जनता ने तो आपको मैंडेट दे दिया। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर इनसे इतना परेशान थे, मनोज जी एक सेकंड, मेरा सवाल साथ में ऐड कर लीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि जनता 15 साल से त्रस्त हो रही थी, या भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को आप जिसको आप कह रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर इतना त्रस्त थी तो फिर 104 इनकी कैसे आई? भाई आप तो सुपड़ा साफ करने की बात कर रहे थे, ये 104 पर कैसे पहुंच गए? 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी अलग से थी इनके साथ में, उसके बाद भी 104 जीत गए। हाँ सुनो अभी बात मेरी, देखो इनके नेताओं ने सारे दाव दंड भेद लगाए हुए, 400 सांसद उतारे हुए थे, 17 मंत्री उतारे थे, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए हुए थे, विधायकों की गिनती नहीं, घर घर जा रहे थे, सारी दुनिया को पता है। इस प्रकार इन लोगों ने अपने दाव दंड भेद लगाए हैं, इसीलिए इनकी इतनी सीटें तो आने की बीच चाहिए थी, क्योंकि सारी जनता नाराज थी इन लोगों से। फिर भी आज इनके नेताओं के बयान आए हैं, आपके चैनल पर पढ़े, आप इनको सुना भी देना। ये कहते हैं कि चेयरमैन तो हम ही बनाएंगे। अरे मेरे भैया, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है, तो चेयरमैन आप लोग कैसे बनाओगे? आपके बड़े बड़े नेता ये बात बोलने लग रहे हैं, वही खेल खरीद फरोख्त ऑपरेशन लोटस, क्या दिखाना चाहते हो? देश और प्रदेश को बता तो दो। आपके नेता सीधम सीधा बोलने मनोज लगे, इसका मैं जवाब दूं, कौन सा फार्मूला इन लोगों के देखिए पास है? ये भी वक्त का इंतजार करते हैं ना, ये कैसे बनाएंगे, हम मैं इसको भी देखेंगे और इसका भी इंतजार थोड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले रविंद्र, ठीक है इसका जवाब प्रवीण जी दे देंगे, इसका जवाब प्रवीण जी देंगे, लेकिन उससे पहले ठीक है रविंद्र ढोल जी ठीक है, खरीद फरोख्त या क्या करेंगे हम लोग, इसका इंतजार करेंगे मनोज जी ठीक है। रविंद्र ढोल जी देखिए, आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी आ गई, दिल्ली के अंदर तो प्रदेश में वो सरकार लगातार 2 बार से उनकी है। प्रवीण जी कह रहे हैं कि उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस के साथ क्या हो रहा है? आप तो कुछ गेन करते हुए दिख नहीं रहे हो, बताइए। 9 सीटों पर आप लोग सिमट रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, हार स्वीकार करनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये कहना कि भाई हम हारे हैं तो उसके कोई जस्टिफिकेशन देंगे, कांग्रेस की तरफ से कोई जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है हार की। निश्चित तौर पर हारे हैं, मेहनत करेंगे, दोबारा लौट करके आएंगे।
लेकिन यदि मैं इसको असेसमेंट करूं कि हार के कोई प्रमुख कारण क्या हो सकता है, उसका एक कारण ये मानिए कि दिल्ली विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली के अंदर ज्यादा डोमिनेंट जो है इस समय पर भाजपा या आम आदमी पार्टी ही है, तो निश्चित तौर पर प्रमुख मुकाबला इन दोनों के बीच में रहा और उसके कारण से कांग्रेस मुकाबले से बाहर हो गई। हमें इन हार के कारणों पर निश्चित तौर पर मंथन करना चाहिए, मंथन करके उसके बाद में आगे बढ़ करके एक स्ट्रेटजी के साथ में कांग्रेस को दिल्ली के अंदर मजबूत करने का काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, लेकिन रविंद्र जी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कंटिन्यूएशन में दिख रहा है और बहुत सारे जो भी हम लोग जो विशेषज्ञ जिनसे हम लोग बात करते हैं, राजनीति के जो जानकार हैं, उनका ये कहना है कांग्रेस जहां जहां कमजोर हो रही है फायदा आम आदमी पार्टी को उसका मिलता है। पंजाब इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल था और अब वही चीजें हमको दिख रही हैं, क्योंकि यहां पर भी कांग्रेस पार्टी जैसे डाउन जा रही है फायदा मिल रहा आम आदमी पार्टी को। ये कांग्रेस अपना जो वोट है, अपना जो आधार है, उसको धीरे धीरे खोती हुई क्यों नजर आ रही है? सिर्फ बात दिल्ली की नहीं है, पंजाब में भी ऐसा ही हुआ। रविंद्र जी, कारण क्या है? तलाश पाई है क्या? देखिए, पंजाब के अंदर जो है आम आदमी पार्टी पिछली बारी जो है प्रमुख अपोजिशन पार्टी थी, कांग्रेस के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी जिसका आम आदमी पार्टी को फायदा मिला है। लेकिन उसके बाद में आम आदमी पार्टी खुद एक बाई इलेक्शन हारी लोकसभा के अंदर, और उसके बाद में आज के दिन में जो आम आदमी पार्टी की वहां पर हालात है, निश्चित तौर पर हमें मानना है, हमारा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अपना ग्राउंड जो है पूरी तरह से खो चुकी है। इन्होंने प्रयास किया हरियाणा के अंदर आदमपुर उपचुनाव में भी लड़ने का, हालांकि हमारे, लेकिन हम निश्चित तौर पर एक हरियाणा के अंदर एक विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर अपने आप को स्थापित करने में सक्षम भी रहे हैं। इन्होंने प्रयास किया हिमाचल के अंदर आने का, हिमाचल के अंदर भी इनके साथ में जो हाल होगा वो आप कल देख लीजिएगा। इन्होंने गुजरात के अंदर बहुत फैनफेयर के साथ में बड़े बड़े दावे करके हर प्रकार की राजनीति की, इन्होंने मंदिर की भी की, धर्म की भी की, हर प्रकार की, धन बल की, मतलब हर चीज प्रयास करने की कोशिश करी आम आदमी पार्टी ने। बावजूद उसके निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे मेरे अपने निजी तौर पर मेरा मानना है कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाने में निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी सफल हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं होगी, ये बात बिल्कुल तय है। तो आम आदमी पार्टी का जो जन्म नहीं, तो गुजरात में तो दावा अभी भी कर रहे हैं रविंद्र ढोल जी, गुजरात में तो दावा अभी भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये जो एग्जिट पोल हैं ये भी गलत हो जाएंगे, कल देखिएगा उसका नतीजा कैसा होने वाला है। नहीं, बिल्कुल देखिए, गलत इसलिए मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी के पास में ज्यादा सारा वहां पे कुछ है नहीं, प्रयास इन्होंने किया है। मैं यही कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की शुरुआत से एक जो स्ट्रेटजी रही है वो रही है भारतीय जनता पार्टी के वोट को ना तो ये छेड़ते हैं ना इनको कोई मतलब है। ये केवल मात्र कांग्रेस का विरोध करने के लिए, कांग्रेस को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने के लिए खड़ी हुई एक पार्टी है, जो कि अलग अलग जगह पर इलेक्शन भी वहीं जाकर के कहीं ना कहीं कंटेस्ट करने की कोशिश करती है, जहां पर कांग्रेस एक विकल्प के। अब बताइए रविंद्र जी, अब आप ये भी कह रहे हैं, एक तो आपने कहा कि मुकाबला अभी देखिए दिल्ली के अंदर आपने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में था, फिर कह रहे हैं कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोनों मिलकर ही चुनाव लड़ रहे थे जनता को दिखाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी रही है कि जो है कांग्रेस को तो विरोध किया जाए, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दों के ऊपर कभी विरोध नहीं करती, न विपक्ष के साथ में विपक्षी एकता के साथ में कभी दिखती है, हर मुद्दे पर इनका नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा आत्मचिंतन की जरूरत है ना, कि आपका वोट कैसे उधर सरक जा रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई हम तो इस दायित्व से बाहर भाग ही नहीं सकते कि हम इतना कमजोर क्यों हुए। हमने इतने लंबे समय तक दिल्ली के अंदर रूल किया, जबकि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मैं यही समझना चाह रहा था कि इतने लंबे समय तक रूल करने के बाद भी आज ये स्थिति। रोशन गौड़ जी, कब मैं रुक करूंगा। रोशन जी, देखिए पॉलिटिकल बातें यहां पर हो रही हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते दिल्ली के अंदर जो इस बार एमसीडी के रिजल्ट आए हैं, इसका आकलन आप कैसे करते हैं? और दूसरा यह है कि अब इससे जुड़े हुए जो और तमाम दावे हम लोग देख रहे हैं कि अभी गुजरात में देखिएगा कितना इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, आम आदमी पार्टी कह रही है कांटे की टक्कर हिमाचल में होगी, कांग्रेस पार्टी इसका दावा कर रही है, कैसे देख रहे हैं इसका इंपैक्ट क्या और ये रिजल्ट क्या, किस ओर इशारा कर रहे हैं? रोशन गौड़ जी, देखिए हिमाचल और गुजरात का तो कल रिजल्ट आएगा, तो जो हमारा एक अनुमान है, जो हमने इधर उधर घूमे हैं और बातचीत जो हुई है पॉलिटिकल लेवल पे, तो हिमाचल में तो कांटे की टक्कर दिख रही है, कांग्रेस और बीजेपी बराबर की टक्कर है। गुजरात में निश्चित तौर पर बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं, जो 99 सीटें थी उनकी 2017 में, वो हमारा ऐसा अनुमान है कि वो 115-120 के आसपास पहुंच जाए, तो वहां तो क्लियर है। एमसीडी का जो चुनाव हुआ है इसके 2-3 मायने हैं, इस पे मैं थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूंगा जी जी, कि दिल्ली में विधानसभा में आम आदमी पार्टी को पिछली बार 70 में से
67 सीटें 67 सीटें मिली थी और दूसरी बार उनको करीबन 62 सीटें मिली। आप देखिए कि जो 62 सीटें उनको मिली हैं, जो उसका वोट बैंक है वही वोट बैंक एमसीडी का है। उनका झुग्गी बस्ती का वोट बैंक है, उनका अनऑथराइज्ड कॉलोनी का वोट बैंक है, उनका जो रिक्शे टांगे वाले हैं उनका वोट बैंक है, ई रिक्शा वाले हैं वो उनका वोट बैंक है। तो वो वोट बैंक केजरीवाल का वो पक्का हो गया। अभी मैं आंकड़े देख रहा था कि बीएसपी का जो बीएसपी के साथ दलित समाज जुड़ा रहता था, इस बार केवल 1%, 1.8% वोट बीएसपी को मिला है। वो सारा वोट आम आदमी पार्टी को गया है। जो मुस्लिम्स हैं दिल्ली के, उन्होंने सारा वोट आम आदमी पार्टी को दिया है। और जो कांग्रेस का वोट बैंक है केवल 11% रह गया है। कांग्रेस का सारा वोट जितना उनके पास बचा था 11% छोड़ के वो सारा आम आदमी पार्टी को गया है। तो इसका आप समीकरण देखिए कि बीजेपी का जो अपना वोट है, अगर हम 2000 ये पिछले वाला जो हम अनुमान लगाए तो 38% वोट था, वो बढ़ के उनका 39 हुआ है, यानी 1% की वृद्धि हुई है उनकी। और सीटें भी उनकी बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है, 180 से 104 पे आई है। जैसे हम हार कहते हैं, बुरी हार, वो बुरी हार नहीं हुई है। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी का जो पिछली बार का वोट परसेंटेज है वो हम कंपेयर करें तो इस बार का वोट परसेंटेज बढ़ा है। अच्छा, जो इन्होंने ये अपना वोट बैंक एकजुट किया है, परमानेंट हो गया ये आम आदमी पार्टी का, उसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो जो उन्होंने बसों में महिलाओं के लिए टिकट फ्री किया है, एक उन्होंने जो बिजली और पानी का 200-300 यूनिट उन्होंने फ्री किया है, 2-3, और तीसरा है जो उन्होंने कहा कि आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद का दर्जा देंगे। ये 4 रीजन रहे आम आदमी पार्टी के जीतने के। मैं इसको जो बसों में महिलाएं फ्री हैं उसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि जिन महिलाओं ने बसों में यात्रा की है, ये वो महिलाएं हैं जो घरों में काम करती हैं, जो सामान बेचती हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जिनकी महीने में 1000-2000 रुपए की इनकम होती है। उनके लिए डीटीसी की बसों में फ्री पास होना बहुत बड़ी बात थी। जो लोग अपनी कमाई करते थे, जो घरों में काम करते हैं, उन महिलाओं के लिए जो 1000 रुपए 2000 रुपए महीने में कमाते, उनके लिए बसों का किराया वहन करना बहुत मुश्किल था। तो ये उनको लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ और वो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से सीधे सीधे तौर पर जुड़ गए। और उन्होंने आपने देखा कि एकदम वो सीधे तौर पर उन्होंने वोट दिया है आम आदमी पार्टी को। इसी तरह से जो 200 और 300 यूनिट उन्होंने बिजली पानी फ्री किया, ये भी वो लोग हैं जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, जिनके पास इनकी कमाई बहुत कम है, वो सक्षम नहीं है अपने। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए ये मुद्दे तो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं रोशन जी, चूंकि आप जो बात कर रहे हैं इससे थोड़ा सा मैं भी रिलेट कर सकता हूं। बहुत सारी चीजें ग्राउंड पर हम लोगों ने भी महसूस की है। लेकिन एक चीज मैं इसके साथ और समझना चाहूंगा, फिर ये बताएं, ये जो मुद्दे हैं जिनको यहां पर उठाया गया, यही कमोबेश मुद्दे, कुछ एक आध थोड़ा डिफरेंस हो सकता है कि हाँ चलिए एमसीडी का चुनाव था तो कुछ लोकल मुद्दे और ज्यादा, लेकिन ये फ्री बीज वाली जो चीजें हैं ये कुछ और अदर स्टेट में भी जो इलेक्शंस हुए वहां पर नहीं दिखी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास मुद्दा तो वहां पर भी था कि हम बिजली आपको फ्री देंगे, हम ये चीज आपको फ्री में उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन वहां की जनता ने उसको नकारा। लेकिन दिल्ली में वो काम कर गया, इसके पीछे का कारण क्या? उसका देखिए मैं आपको बताता हूं, इसका जो मुख्य कारण है कि आम आदमी पार्टी को एक दिल्ली की पार्टी मानते हैं, जैसे बीएसपी को उत्तर प्रदेश की या समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की पार्टी मानते हैं। ऐसे कुछ पार्टियों पे स्टैम्प लग जाता है, उनकी मार्किंग हो जाती है कि ये पार्टी दिल्ली की है। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की पार्टी है, इसलिए उसको हिमाचल में और गुजरात में बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है। गुजरात में हो सकता है उसकी 2-4 सीटें उसको मिल जाए, कुछ वोट परसेंटेज मिल जाए, लेकिन उसमें जो ठप्पा लगा हुआ है कि ये दिल्ली की पार्टी है, इसलिए दिल्ली की विधानसभा और दिल्ली की एमसीडी में उनको पिछली बार भी जब वो नई पार्टी तभी उनको 26-27 सीटें। लेकिन रोशन जी पंजाब तो जीत गए थे ना, दिल्ली की पार्टी थी लेकिन पंजाब तो जीता आम आदमी पार्टी ने। हाँ पंजाब उन्होंने जीता, क्योंकि पंजाब में उन्होंने क्या किया, जो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने एक पॉपुलर लीडर को वहां पे खड़ा किया, जो भगवंत मान एक पॉपुलर रहे हैं और वो क्योंकि वो कॉमेडी करते थे तो पंजाब में बड़े पॉपुलर रहे। दूसरा जो उन्होंने किसान आंदोलन के साथ किया, जो दिल्ली में किसान आए थे उनको उन्होंने दिल्ली में फ्री पानी दिया, खाना पीना दिया, उनके उन्होंने बड़ी हिफाजत की, तो किसानों ने उनको आम आदमी पार्टी को अपने साथ जोड़ा। और तीसरा वो कांग्रेस से परेशान थे, बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी वहां पे पार्टी थी नहीं, पंजाब में बीजेपी का कुछ नहीं है, कांग्रेस से परेशान थे, तो उनको ऐसा लगता था कि एक अल्टरनेट जो अकाली दल का अल्टरनेट है वो आम आदमी पार्टी हो सकती है। तो रोशन जी आप भी इसी बात पर हैं कि कांग्रेस जहां जहां कमजोर हो रही है फायदा आम आदमी पार्टी को है? 100%। अभी आप 2024 के आम चुनाव में देखिएगा, कांग्रेस का केवल जो मैं 2-3 राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, ये आप देखिएगा कि उत्तर भारत में आपको आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को टेक ओवर करते हुए देखेंगे। ये मैं आपको
आज इसकी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है। प्रवीण अत्रे जी, अपनी जो जीत को आप लोग जिस तरीके से जो आप लोग हारे हैं उसको जिस तरीके से आप पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं या जो उसके पीछे के कारण दे रहे हैं वो कारण है नहीं वैलिड, क्योंकि आप लोगों ने काम नहीं किया इसलिए जनता ने नकार दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो कट्टर ईमानदार वाली उनकी जो छवि है जनता ने उसको चुना है। देखिए, जहां तक कट्टर ईमानदार वाली बात है वो मैं पहले बता चुका हूं, किस तरह से जो मंत्री भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में जनता ने जो किया वो हमारे सामने है। वो जनता का एक मैंडेट है, जनता ने इस बात को माना है कि आप भ्रष्टाचारी हैं और इसलिए आपको हक नहीं है कि आपको एक राजनीतिक उस फील्ड के अंदर रखा जाए। लेकिन जो बात आपने कहा, देखिए एक तरफ ये दावे थे दिल्ली के अंदर, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, दावे कर रहे थे कि हम 200 सीट जीत के आएंगे, लेकिन स्थिति ये होती है 134 हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, मैं एंटी इनकम्बेंसी इसलिए कह रहा हूं कि 15 साल का बहुत बड़ा वक्फा होता है, जो स्थानीय स्तर के नेता होते हैं, कई बार ये होता है कि लोगों को वो चीज समझा नहीं पाते, उसके बावजूद हम 104 सीट जीत लेते। तो ये बताता है कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा नहीं है। हाँ, हमारी हार हुई है, हमारी सीटें कम रही हैं, आम आदमी पार्टी की ज्यादा रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकारा नहीं है। ये बताता है 104 सीटें देने के बाद। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पे कहूंगा, देखिए अभी जो बात कर रहे थे मैं उनकी बात से सहमत हूं कि जो ये फ्री बीज का जो अरविंद केजरीवाल राजनीति करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अगर आप आयुष ध्यान से देखेंगे, पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है, पार्टी की कोई फिलॉसफी नहीं, केवल एक ही है, फ्री बीज। लेकिन वो फ्री बीज दिल्ली में कामयाब हो गया, ना तो वो गुजरात में कामयाब हुआ। और जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब की जनता ने विधानसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस्तीफा देके अपनी सीट खाली की थी, वहां पे आम आदमी पार्टी को हरा दिया, क्योंकि वहां पे भी वो फ्री बीज जो है लोगों को समझ में आना शुरू हो गया था। अब आप दिल्ली का उदाहरण लीजिए, जिस दिल्ली के अंदर पब्लिसिटी के ऊपर 12 करोड़ रुपए का खर्चा सालाना होता था, उस दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा चमकाने के लिए 390 करोड़ रुपए खर्च होना शुरू हो गया। केवल अपने झूठ को प्रसारित करने के लिए, झूठ का प्रचार करने के लिए इतनी बड़ी मात्रा के अंदर जब पैसा खर्च होना शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं ये चीजें प्रभाव डालती हैं। क्योंकि गोएबल जो है हिटलर के प्रचार मंत्री थे, वो भी बार उन्होंने कहा था कि अगर एक झूठ को बार बार बोला जाए वो सच लगने लगता है। इसी सिद्धांत को अरविंद केजरीवाल फॉलो करते हैं। वरना तो अगर हमें हिमाचल का अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, आम आदमी पार्टी जब हिमाचल विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हुई तो बड़े बड़े वायदे किए, हम हिमाचल में सरकार बनाएंगे, हम ये करेंगे, और चुनाव होते होते चुनाव छोड़ के भाग गए। तो वो बताता है कि अरविंद केजरीवाल को ये बात बेहतर समझ में आ गई थी कि ये जो आपकी फ्री बीज की राजनीति है ये देश के अंदर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि देश की जनता इस बात को बेहतर जानती है कि अर्थव्यवस्था, उसकी मजबूती वो देश के हित में। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी स्पष्ट आइडियोलॉजी है कि जो हमारी गरीब जनता है उसको आर्थिक रूप से मजबूत करो, उसको आर्थिक रूप में सशक्त करो। अगर हम हरियाणा का एग्जांपल है, जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, जिन परिवारों की आमदन 1 लाख रुपए तक है, उन परिवारों की आर्थिक समृद्धि कैसे है उसके लिए बाकायदा योजना लेके आए। उन परिवारों को चिन्हित करके उन परिवारों को काम देना शुरू किया, जिससे कि उनकी आमदन बढ़े, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो। सरकार का ये काम होना चाहिए, ना कि सरकार फ्री बीज की राजनीति करके अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चौपट करती है। अभी पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में कर्मचारियों का वेतन तक देने के पैसे नहीं है सरकार के पास। ऐसी स्थिति पंजाब के अंदर उत्पन्न हो चुकी है। लेकिन गुजरात की जनता की बात करें या हिमाचल की जनता की बात करें, या जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी ने, सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। गोवा के अंदर चुनाव लड़ने गए थे, वहां पे जमानत नहीं ठीक है, लेकिन जहां जहां का भी एग्जाम्पल प्रवीण जी आप दे रहे हैं, वहां पर पार्टी की स्थिति, और दूसरा यह है कि एक चेहरा कम से कम एक मजबूत तौर पर था। दिल्ली के अंदर यह सवाल बार बार उठ रहा है कि दिल्ली के अंदर जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं आ रहे हैं। यहां पर स्ट्रेटेजिकली क्या चूक हो जा रही है प्रवीण जी? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं तो आपके पास मजबूत चेहरा होता है जिसको आप आगे करके, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट भी होता है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो है जिसको आम आदमी पार्टी का जो चेहरा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर सामने किया हुआ, तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को स्वीकार करने में कोई हिच नहीं है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कोई इस तरह का फेस या इस तरह का चेहरा, ये ऐसा कोई नेता जिसको हम फेस बना के आगे बढ़ पाए, वहां कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक कमी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता को देख लीजिए, प्रदेश स्तर के प्रवक्ता को देख लीजिए, बार बार एक बात बोलते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जी वहां पे इतने एमपी लगा दिए चुनाव के अंदर, मुख्यमंत्री लगा दिए चुनाव के अंदर। भाई, जब हम चुनाव लड़ते हैं, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, तो वो अपने नेताओं की ड्यूटी लगाती है उस चुनाव के अंदर प्रचार के लिए।
अब आप आम आदमी पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को लगा के रखा, पंजाब के सभी एम विधायकों को लगा के रखा। भाई आपने भी तो लगाए, आपके पंजाब के सारे विधायक दिल्ली के अंदर थे, पंजाब के आपके पास एक ही मुख्यमंत्री था भगवंत सही बात है, वो भी आपने प्रचार में वो जहां जहां बढ़ेंगे भाई, वो तो जितना कुनबा बढ़ेगा आपका उतने ही लोग ज्यादा देखेंगे आपके फील्ड के ऊपर, ये तो स्वाभाविक तरीका है। और सभी राजनीतिक, और मुझे तो लगता है मनोज जी को खुश होना चाहिए कि भाई ठीक है, आज पंजाब के मुख्यमंत्री थे, हो सकता है अगले चुनाव तक कहीं 2-4 मुख्यमंत्री और हो जाएं आम आदमी पार्टी के। वो ठीक है, चलिए ठीक है, हम उसका भी इंतजार करते हैं, लेकिन आज के उस पर विषय पर फिर से आएंगे। मनोज जी, ये जो आप लोग जो मुद्दों की जो बात करते हैं ना, वो दिल्ली के अंदर तो एड्रेस हो जाता है, लेकिन और प्रदेश के अंदर जनता उसको स्वीकार क्यों नहीं करती है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मनोज जी जवाब दीजिए। ऐसे है, पंजाब में स्वीकार करें, पंजाब में मुद्दों पे तो आपको पता ही है, मुद्दों पे सरकार बनी है, और मुद्दों पर ही गुजरात में आज हमारी एंट्री हो रही है। 20% 18% के करीब हमारा वोट आ रहा है, आपका एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, और हम संतुष्ट भी हैं अपने उस वहां से। लेकिन मैं देखो 2 बातें इनसे पूछूंगा बीजेपी प्रवक्ता से। ये बस अभी भी बोल रहे थे कि आपका यहां नहीं वोट आया, आपका वहां नहीं आया। मैं इनसे पूछूं, भाई रमेश बिदुड़ी जी आपके लोकसभा के सांसद हैं, वहां आप चुनाव हार गए, वहां आपकी सीटें नहीं आई, परवेश वर्मा जी के नहीं आई, मीनाक्षी लेखी जी के नहीं आई, हंसराज हंस का नहीं आई, तो क्या ये सारे के सारे भ्रष्टाचार है? ये भ्रष्ट इसलिए नहीं आई ना, आपने तो हमारे एक नेता के बारे में बताया जिसने आपने गलत जेल में डाल रखे है। मैं तो इतने नेता गिराऊं आपके, मनीष सिसोदिया, कैलाश दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, आपके दिल्ली और के आपके एमएलए और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अपने एरिया में कोई चुनाव नहीं जितवा पाए, किसी एक भी पार्षद को नहीं बनवा पाए। इसका मतलब वो भी भ्रष्ट है, और उसको भी पहचान लिया दिल्ली की जनता ने, इसलिए उसको वोट नहीं मिले। मैं फिर भी आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता ने कट्टर ईमानदार नेता को वोट दिए। सारी दुनिया को पता है कि दिल्ली के अंदर किस प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री को इतना बड़ा बहुमत देके एमसीडी में काबिज करे, 15 साल का किला आप लोगों का तोड़ने का काम किया है, और आप फिर बात करते हो। अच्छी बात है, हम तो खुश हैं इस बात के लिए कि आप कम से कम हमारी सरकार बनने दो एमसीडी में, उसमें ऑपरेशन लोटस मत चलाना। आप लोगों का डर इसी बात का, क्योंकि आपके पहले नेता बोल चुके हैं कि भाई देखो चेयरमैन तो हम बनाएंगे। ये कौन सी राजनीति है? प्रदेश और देश समझना चाहते हैं आप किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हो? आपके नेता सरेआम सबके सामने इस प्रकार की बातें बोलने लग रहे हैं। फिर भी मैं आपको दूंगा कि आप भगवान से प्रार्थना करो, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बीजेपी वालों को सद्बुद्धि आ जाए और दूसरों की पार्टी को तोड़ने में नहीं, जनता में काम के आधार पर वोट मांगो। आम आदमी पार्टी ने टोटल विकास के आधार पर वोट मांगा। अरविंद केजरीवाल ने हर सभा में कहा अगर मैंने काम नहीं किया हो तो वोट मत देना, अगर मैंने काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। आपके किसी नेता ने कहा, आपके एमसीडी में किसी नेता ने एक काम गिनाया हो तो आपके पास कोई वीडियो क्लिप पड़ी हो, किसी चुनाव चैनल पर हो, किसी अखबार में हो कि हमने 15 साल में एमसीडी में ये काम करा है, हमें वोट दो, अगर काम नहीं किया तो वोट मत दो। फिर आप कहते हो कि आम आदमी पार्टी जो है फ्री देने लग रही है। मैं आपसे पूछूं एक बात है, आपकी हरियाणा में सरकार है, जब आपकी सरकार आई तो आप पर कर्जा कितना था? लगभग 1 लाख करोड़। आज कितना है? 3.5 लाख करोड़। और एक काम मुझे गिनाने का काम करे, 8 महीने की पंजाब की सरकार से तुलना करते हो। अरे मेरे भाई, बिजली वहां फ्री दी है, आप कहते हो तनख्वाह देने के लिए कर्मचारियों के हमारे पास नहीं है। मेरे भाई, पुराने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करी है, कच्चे कर्मचारी पक्के करे हैं। आपने एक काम गिना दो जो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कराया है। आम आदमी पार्टी काम करने के लिए जानी जाती है, आप लोगों की तरह जात और धर्म फैलाकर वोट लेने का काम नहीं करती। आप कहते हो कि हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अरे आप लोगों की सोच नहीं है, आप लोगों सारे चुनाव तो जात पात पर, धर्म पे लड़ते हो। आम आदमी पार्टी ने कभी जिक्र करे धर्म का? राजनीति नहीं ठीक है, लेकिन मनोज जी देखिए, यहाँ पर एक चीज और उठी कि भाई देखिए, आपको फायदा तभी मिल रहा है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। हम जाके आपको फायदा तभी मिल रहा है जब कांग्रेस कमजोर हो रही है, और जहां भी कांग्रेस मजबूती से लड़ गई वहां आपकी देखिए, वहां पर आपको फायदा नहीं मिला। उत्तराखंड के अंदर आपके साथ क्या हाल हुआ, उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो गई आपकी, लेकिन वो फायदा आपको तभी मिलेगा जब कांग्रेस कमजोर होगी। मनोज जी, कांग्रेस कमजोर हो रही उसका फायदा मिल जाता है। मनोज जी, कांग्रेस कमजोर हो रही है उसका फायदा मिल जाता है आम आदमी पार्टी को। ऐसा नहीं है सर, कांग्रेस तो जानी है, देश और प्रदेश से चली गई है, इनकी तो आपकी झगड़े हैं। आज बीजेपी को हराया हमने, कांग्रेस को थोड़ी हराया। कांग्रेस तो 9 में थी, न 3 में थी, न 13 में थी।
कोई रोड़ा ही नहीं, कांग्रेस का तो जिक्र ही करना हम फालतू समझते हैं। हमारी सीधी टक्कर बीजेपी वालों से है और इन्हीं से हमारे सवाल नहीं है। नहीं, आपको 8 साल आप तो होगी, उनकी बी टीम एक है, काम रविंद्र करना ढुल जी ने कहा आप तो उनकी बी टीम है। ऐसे वो तो पता नहीं क्या कह देंगे भाई, ये तो डूबती जहाज है, डूबती जहाज किसी पर आरोप लगा देगी तो हमारी जहाज तो फलाना ने डबोई है, हमारी जहाज तो इसमें कुछ कहना चलिए ठीक है मनोज जी भाई, ठीक है, आज आप जीते हैं, आज आपका दिन है भाई, आज आप जीते हैं, आपका दिन है रविंद्र जी, बिल्कुल सही बात। चलिए ठीक है, आपने जो बात कही भाई जनता ने उसको सर आंखों पे रखा। रविंद्र ढोल जी जी देखिए, मेरे हिसाब से ओवर एग्जैगरेटेड होकर के ज्यादा जोश में दिया गया जो भाषण या स्पीच होता है उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती, क्योंकि तथ्य बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि आत्ममंथन की जरूरत है, हमें करना चाहिए, लेकिन जो मैंने जो बात कही थी तथ्यपरक तौर पर ही कही थी कि भाई आप गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के कैंपेन को बड़ा ध्यान से फॉलो करेंगे अगर आप देखिएगा कि उन्होंने कैंपेन भी उन्हीं सीटों पर अपना किया है जहां पर ढंग से कांग्रेस की, जहां पे पिछली बार विधायक कांग्रेस का बना था। भाजपा के तो विधायकों को भी नहीं छेड़ा इन्होंने, भाजपा की तो सीटों को भी नहीं छेड़ा। कैंपेन भी फोकस वही है जहां पर कांग्रेस है। इनके नेता हो, इनके प्रवक्ता हो, इनके सभी लोग जो है बस कांग्रेस को टारगेट करने में लगे रहते हैं। वो इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि ये जनता को बहलाना चाहते हैं कि भैया देखिए कांग्रेस से तो आप अपना दिमाग हटाइए, अब भाजपा को आगे बढ़ाइए, यहाँ पर बढ़ाइए। आपको ध्यान है आम आदमी पार्टी का जो आपका वेबसाइट के ऊपर बड़ा क्लियर तौर पर इन्होंने लगाया था, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बाद में हटाया कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। ये तो आम आदमी पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर अपडेट हुआ एक बहुत बड़ा पोस्टर था जिसमें इन्होंने कहा था। आज भी यहाँ पर ये कहते हुए बैठ रहे थे कि भाई केजरीवाल जी जो है आम आदमी पार्टी के मोदी है, पता नहीं किसने ऐसे इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट दिए। तो ये तो पूरी तरह से एक प्रकार से एक इनका एजेंडा ये है कि भाई आपका जो है ना आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं रिप्लेस भाजपा और आम आदमी पार्टी मिलजुल करके एक दूसरे के साथ में खेलते रहे, तो वहां पर फोकस करेंगे कांग्रेस वाली सीटों। लेकिन रविंद्र ढोल जी अभी इंतजार और कितना, मतलब आत्ममंथन के लिए समय कितना चाहिए? क्योंकि लगातार ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एमसीडी चुनाव को लेकर के, इसके बीच में भी इतने सारे चुनाव हुए हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी को हम लोग देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली उसका मतलब परफॉर्मेंस बहुत लो होता हुआ नजर आ रहा है। अब जाहिर है आप अगर नीचे जाएंगे तो किसी को तो उसका फायदा मिलेगा। ये आत्ममंथन में समय और कितना लगेगा ढोल साहब? 2-3 चुनावों के ऊपर आप इसको, हमें इसके अंदर असेसमेंट नहीं करनी चाहिए। अब इनसे कोई पूछे कि आप उत्तर प्रदेश में काहे नहीं गए, इसलिए नहीं गए, इनको पता है कि कांग्रेस वहां पर पहले से कमजोर है, तो अब किसको कमजोर करने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनी हुई है, अपने आराम से घूम फिर रहे हैं। अब ये घूमेंगे, घूम फिर करके आप देखना छत्तीसगढ़ में जाएंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि भविष्यवाणी हमारे एक उन्होंने जो है आपके जो पॉलिटिकल विश्लेषक थे उन्होंने कही, मैं भविष्यवाणी कह रहा हूँ कि ये जाएंगे छत्तीसगढ़ के अंदर, ये जाएंगे राजस्थान के अंदर, ये उन तो आप मान रहे हैं ना ढोल साहब, वहां कमजोर जहां कमजोरी है वहां ये जा रहे हैं। तो यही तो मैं रविंद्र ढोल जी मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं ना कि कांग्रेस कमजोर क्यों हो रही है। मैं ये कह रहा हूं ये उन्हीं स्टेट्स में जाएंगे जहां पर कांग्रेस पहले से कमजोर है, वहां पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। वहां पर जाएंगे जहां पर जो है कांग्रेस मजबूत है, ताकि कांग्रेस को कमजोर करने का काम करे। इनको ये एक प्रकार से मैं कहता हूं एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट पर, टेंडर पर चल रही पार्टी है। लेकिन बात ये है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो कुछ स्टेट्स के अंदर जो गिरावट हुई है वोट के अंदर, वो एक चिंता का विषय है। मैंने कहा कि हम पंजाब के अंदर बहुत अच्छा इंप्रूव किया है, हरियाणा के अंदर में एक बहुत अच्छी स्टेबल पोजीशन के अंदर है, कल हिमाचल प्रदेश के अंदर और गुजरात के अंदर भी हम अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन कुछ स्टेट्स में निश्चित तौर पर हमने ग्राफ जो हमारा गिरा है वो एक चिंतनीय विषय है, उसके ऊपर हम मंथन करेंगे और उसके बाद में सामने लेकर के आएंगे रिजल्ट। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ना 3 में ना 13 में 3000 वोट की पार्टी हरियाणा के अंदर जो चुनाव के अंदर एक भी सीट के ऊपर जमानत नहीं बची इनकी, 2019 के अंदर नहीं बची, 2014 के अंदर नहीं बची, 2024 के अंदर नहीं बचेगी। बातें जितनी भी बड़ी बड़ी करवा लो उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य के अंदर यदि देखें, आम आदमी पार्टी की कोई बिसात नहीं है, ना थी ना कभी होगी, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, ये एक झूठे प्रचारक है और झूठ जो है इस प्रदेश की जनता बड़े आराम से पकड़ लेती है। ठीक है ढोल साहब, ये तो जनता ही तय करेगी, क्योंकि 10 साल तक तो आप भी दिल्ली के अंदर थे, लेकिन आज आप अपनी स्थिति देख रहे हैं कि क्या हो रही है। तो इसलिए कौन सी पार्टी कैसे उदय करेगी, इसके लिए हमको लगता है जनता का ही ऊपर इसको छोड़ देना चाहिए। गौर साहब, एक चीज मैं और समझना चाह रहा हूं, क्या इसका असर होगा 24 के चुनावों के अंदर, हम चाहे प्रदेश में देखें या फिर हम लोग अगर नेशनल असेंबली में भी अगर हम लोग देखें, लोकसभा के चुनावों को भी देखें, क्या आपको लग रहा है वहां पर इनका असर होगा?
कुछ नई तरह की राजनीति? देखिए, अगर प्रधानमंत्री का आप बार बार बयान देखें, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से ही कांग्रेस मुक्त भारत, तो अगर कांग्रेस मुक्त भारत होगा तो उसका अल्टरनेट कौन होगा? ये इसको आप अगर एनालिसिस करें तो जो बातें निकल के आ रही है वो शायद आप लोग भी चर्चा कर रहे होंगे कि समाज की चर्चा है कि अगर कांग्रेस मुक्त भारत होगा तो एक नई पार्टी खड़ी होगी जो उसकी जगह लेगी, तो वो जगह आम आदमी पार्टी ले रही है। आप देखिए किस तरह से वो वोट बैंक उनका बढ़ रहा है, जैसे दिल्ली में बढ़ा, पंजाब में बढ़ा, अभी गुजरात में उनका ऐसा हमारा अनुमान है कि 2-3% उनको वोट मिलेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के लेकिन एमसीडी में 17 से कम हो, एमसीडी में 17 से कम हो गया। नहीं, अगर आप विधानसभा के साथ देखें तो कम हुआ, लेकिन आप एमसीडी के चुनाव के साथ देखें तो बढ़ा है। आप कंपेयर एमसीडी से एमसीडी करेंगे, अगर विधानसभा से करेंगे तो बीजेपी का भी कम हुआ है, वो 43 का 39 हुआ है, लेकिन हम एमसीडी से देखेंगे तो 38 से 39 हुआ है। तो हम एमसीडी की बात करें, ऐसे ही अगर हम विधानसभाओं की बात करें तो गुजरात में बढ़ रहा है उनका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। और इस बीच चूंकि अभी 2024 में 1-1.5 साल का भी समय है, तो इस बीच ये अपना जनाधार बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि जहां जहां कांग्रेस है, जैसे अभी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, ये वाकई जाएंगे और वहां पे ये अपना जनाधार मजबूत करेंगे। और कांग्रेस का अल्टीमेट बनना है, अल्टीमेटली जो उद्देश्य है, जो टारगेट है वो है कांग्रेस का उद्देश्य, कांग्रेस का अल्टीमेट बनना। क्योंकि मैं अब यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ इस बात को, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि आम आदमी तो रोशन जी, मैं समझ गया आप जो बात आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, क्या जो अभी कल खासतौर से जो 2 स्टेट के चुनाव परिणाम आने वाले हैं वहां पर सेकंड पोजीशन पर कौन है, इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल में तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का ठीक ठीक रहेगा, बल्कि 2 जो एग्जिट पोल आए हैं उन्होंने तो कांग्रेस की सरकार भी बनाई है आज तक वालों की, और एक चाणक्य ने बताया था। जी। तो इसलिए कांग्रेस के अभी हिमाचल के बारे में तो लगता है कांग्रेस का ठीक ठीक रहेगा, लेकिन गुजरात में तो कांग्रेस को बहुत नुकसान हो रहा है, और जितनी वहां पे आम आदमी पार्टी मजबूत होगी उतना कांग्रेस को वहां नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर आप 2017 का चुनाव देखें तो कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, और एक बार तो ऐसा लग रहा था कि वहां पे बीजेपी की सरकार जाती हुई नजर आ रही थी, 99 सीटें 100 से नीचे आ गई थी, तो सारे लोग घबरा गए थे कि कैसे वहां पे सरकार बनाए। तो फिर वहां पे केजरीवाल की एंट्री हुई, और आप देखें कि उनकी इस बार जो वोट परसेंटेज बढ़ेगा, उनकी कुछ सीटें भी मिलेंगी। और जो एग्जिट पोल में बताया गया है कि कांग्रेस की सीटें 50 से नीचे आ रही है। तो देखिए ये एक पूरा आप इसको सीक्वेंस को देखिए, आप बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, कांग्रेस की घटेंगी, और कांग्रेस का जो वोट बैंक होगा वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये कांग्रेस मुक्त भारत का जो एक पूरी परियोजना है उसके हिसाब से काम हो रहा है। प्रवीण जी देखिए आयुष, ऐसा है, मैं रविंद्र जी के तर्क से थोड़ा सहमत नहीं हूं। हालांकि ये फैसला कि आम आदमी पार्टी ए टीम है या कांग्रेस बी टीम है वगैरह, ये तो आपस में कर लें, लेकिन जैसे हिमाचल में चुनाव के बीच में से आम आदमी पार्टी चुनाव छोड़ के भागी, अगर रविंद्र जी के तर्क को माना जाए तो फिर हिमाचल से आम आदमी पार्टी को भागना नहीं चाहिए था। तो हिमाचल के अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि रविंद्र जी का तर्क ठीक नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि आम आदमी पार्टी के लोग जितना झूठ हो सकता है उतना बोलते हैं, कभी भी मुकर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे सामने अरविंद केजरीवाल का रिकॉर्ड हमारे सामने है। अब देखिए इन्होंने प्रवक्ता साहब यहाँ पे एक बात कह रहे थे कि साहब हमने कभी धर्म की बात नहीं की, ये वो उस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी स्टेज से खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जब गुजरात के अंदर चुनाव के अंदर गए थे तो इन्होंने जो माँ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर नोट पे जिस तरह का बयान इन्होंने दिया था, वो सब चीजें क्या है? तो ये अपनी सुविधा के अनुसार जब कहीं जाते हैं तो वहां टोपी भी पहन सकते हैं, और अगर अपनी सुविधा देखते हैं तो मंदिर में जाके वहां पे पूजा भी कर सकते हैं। ये इस तरह का इनका एक रूप है, और ये लगातार इस रूप को दिखाते रहते हैं, लेकिन जनता पहचानती है, इसलिए जनता इनके खिलाफ मैंडेट देती है अगर हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पुरानी बात है, इन्होंने देखिए हमने पुरानी पेंशन बहाल कर दी। मैं इसके ऊपर इसलिए विशेष तौर पर बात करना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू। जितने प्रदेशों ने पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा की है वो लगभग सारे विपक्षी पार्टियों के प्रदेश हैं। एक भी प्रदेश में अभी तक ये लागू नहीं हुई है, नंबर 1, ये मैं बता दूं, केवल घोषणा है। और जो ये पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, शायद ये भाई को पता ही नहीं है कि पंजाब का जो रेवेन्यू कलेक्शन और जो नई पेंशन स्कीम के जरिए पंजाब की सरकार का खर्चा है पेंशन पे, वो रेवेन्यू कलेक्शन का 37% है।
साहब आप जो बार बार पुरानी पेंशन लागू कर देंगे, पुरानी पेंशन लागू कर देंगे, कैसे लागू कर दोगे? केवल जनता को झूठ बोलने के लिए ये काम करते हो? जहां देखते हो वहां ये झूठ बोल देते हो। पहले ये तो देख लो कि अर्थव्यवस्था पे इसका बोझ कितना है, वर्तमान में इसका खर्चा कितना है, सरकार पैसा कहां से लाएगी और कैसे देगी। इन चीजों पे ध्यान नहीं देना, केवल झूठ बोल के कुछ भी घोषणा कर देनी है। वो स्थिति इस वक्त आम आदमी पार्टी की है। देखिए दूसरी बात जो रविंदर जी ने एक जिक्र किया था, जब 2014 के अंदर बनारस में अरविंद केजरीवाल गए थे चुनाव लड़ने मोदी के खिलाफ, उस वक्त भी इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, मोदी के खिलाफ ही चुनाव लड़ने गए थे। वो बात अलग है कि वहां पे जमानत जब्त हुई, दोबारा उधर मुंह नहीं किया क्योंकि इनको अपनी पता लग गया कि इनकी पोजीशन क्या है। लेकिन एक बात आयुष जरूर कहूंगा, आम आदमी पार्टी का अगर हम देश की सुरक्षा की बात करें, देश के विषय में बात करें, तो मुझे लगता है कि विचार करने की बहुत सख्त आवश्यकता है जनता को। क्योंकि पंजाब की जो स्थिति इस वक्त कानून व्यवस्था के मामले में, वो हम सब देख रहे हैं। हमारे सामने ये चीजें भी आ चुकी हैं, किस तरह से फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लिया, फोर्ड फाउंडेशन सीआईए की किस तरह से एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीजें हमारे पास रिकॉर्ड है, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में। तो इनके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो मुझे लगता है कि जनता को भी विचार करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा से जुड़े विषय है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम चुनाव की बात करते हैं, जैसे गुजरात की अब बार बार जिक्र हो रहा था, हालांकि खुद प्रवक्ता ने अपना गोल पोस्ट चेंज कर लिया। पहले तो ये गुजरात में सरकार बनाने के दावे कर रहे थे। गुजरात में चुनाव के अंदर जीत आयुष किसी भी विपक्षी दल के लिए मृगमारीचिका है, ये आप मान के चले। गुजरात में चाहे कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की, चलो वहां कोई गिनती नहीं है। चुनाव में गुजरात में तो हम लोग के एग्जिट पोल पे दिखा रहे हैं कि बीजेपी को क्लियर कट मेजॉरिटी मिल जाएगी, वो तो कल एकदम स्पष्ट होगा। लेकिन हिमाचल भी तो हम लोग को साथ में नहीं भूलना चाहिए ना, वहां तो कांटे की टक्कर है कम से कम कांग्रेस के साथ में आपकी। हाँ देखिए, ऐसा है कि बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि हिमाचल के अंदर बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर है। मैंने कुछ सर्वे रिपोर्ट्स देखी है, उन्होंने भी जिक्र किया। हालांकि कुछ सर्वे रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कल को नतीजे आएंगे, हम आपस में बैठेंगे, आप देखिएगा हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बार बार बोल रहे थे कि देखिए साहब, इनके नेताओं ने बयान दे दिया है कि दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर मेयर हमारा बनेगा, साहब चंडीगढ़ देखिए मेयर कौन बनाता है? पार्षद बनाते हैं ना। वो मेयर मैं बनाऊंगा ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बनाएंगे, पार्षद अपना मेयर चुनते हैं। चंडीगढ़ में भी तो पार्षदों ने मेयर चुना था, दावे तो तब भी आप बड़े बड़े कर रहे थे। तो उस वक्त क्या हुआ? और जब पार्षद अपना मेयर चुनेंगे, वो किसे चुनते हैं, ये उनका अधिकार है। ऐसे व्यक्ति को अपना मेयर चुन लेते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, मुझे लगता है वो अपना अधिकार का प्रयोग करते हैं। पार्षदों को लेकर के तो आप खेल कर देंगे, यही तो डर सता रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि मनोज राठी जी को यही तो डर सता रहा है भाई। मनोज राठी नहीं रोक सकते, मैं और मनोज राठी उसमें क्या कर सकते हैं? ना मैं पार्षद हूं ना मनोज राठी पार्षद है। पार्षदों ने चुनना है, वो किसको चुनते हैं उनका अधिकार है, और ये लोकतंत्र है, अधिकार। लेकिन ये पार्षदों का मन रातों रात बदलेगा कैसे, इसी को तो लेकर के सवाल है मनोज जी का। मनोज जी, मैंने आइडियोलॉजी की बात की थी। अब पार्षद जिसको चुनेंगे ये तो सबको पता है, पार्षद अगर चुन लेंगे भाई बीजेपी का तो बीजेपी का बन जाएगा, इसमें क्या एतराज है मनोज जी? ऐसे है, जब बीजेपी के नेता रिजल्ट आने से पहले ये बात बोलने लगे तो कहीं ना कहीं दाल में तो काला है। ये बात तो देखने की है ना। ये पहले स्टेटमेंट दे, उन्होंने पुराना घाव ताजा कर दिया चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ में किसको बहुमत मिला था इनसे पूछो। इन लोगों ने बना ली अपनी बड़ी पार्टी, कौन थी? आम आदमी पार्टी। लेकिन इन लोगों ने बना लिया जोड़ तोड़ करके, और कितने स्टेट में इन लोगों ने सरकार तोड़ी है, सबके सामने है। कांग्रेस को तो तोड़ा ही इन लोगों ने, सबके सामने कहानी। और यहां जो मन बदलने की कार्रवाई है, इनके पास ईडी है, सीबीआई है, इनके पास सब कुछ है, तंत्र मंत्र जंतर सब लगाते हैं, और किसी की भी चलती हुई सरकार को तोड़ने का प्रयास करते हैं। आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयास इन लोगों ने पंजाब में भी करा, दिल्ली में भी करा, लेकिन काबू नहीं आए। ऑपरेशन लोटस चलाया, काबू नहीं आए। ये तो देखो, एक बात बिल्कुल क्लियर है, बीजेपी कभी वोट जो है वो काम के आधार पे नहीं मांगती। जहां ये हार जाते हैं वहां दूसरों की पार्टी तोड़ने का काम करती है। तानाशाही है, लोकतंत्र का अर्थ भूल गए। शायद वाजपेयी जी जो बात कहे थे वो बातें ये लोग भूल गए हैं। उसने कभी किसी की सरकार तोड़ने की बात नहीं कही, उसने कहा कि दूसरे आदमी को तोड़ के लाना ये गलत है। और आज बीजेपी उन मामलों को भूल चुकी है। इनका तो काम ही एक है कि किसी की को सरकार बनती है उसको तोड़ो और अपनी सरकार बनाओ। इनके चाणक्य जो यही तो काम करते हैं, सबके सामने है। फिर भी देखो, मैं तो एक बात कहूंगा, आज आम आदमी पार्टी एमसीडी में बहुमत के साथ आई है, तो आम आदमी पार्टी को भी काम करने का मौका दिया जाए। हम किस प्रकार काम करते हैं, जनता ने हमारे पर विश्वास करा है। भाई केजरीवाल ईमानदार है, केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर महंगाई कम करी है, खुद का पैसा नहीं। हरियाणा में तो इनके पास एक भी काम नहीं गिनाने के लिए। मैंने सवाल जो पूछा वो तो बताया नहीं। 3.5 लाख करोड़ रुपए हरियाणा सरकार पे खर्चा है। कोई एक यूनिवर्सिटी इन लोगों ने बनाई हो, कोई मेडिकल बनाया हो,
कोई एक इन लोगों चलिए ने मनोज जी, स्वर्णिम कल ही हम बनाई लोगों ने इस तो विषय पर क्यों चर्चा की हाईवे बढ़ते हुए बनते कर्ज को ऊपर लेकर के। तो अब लगा इत्तेफाक से कल आप देते हमारे साथ नहीं थे, लेकिन आज हम एमसीडी पर ही रहे और आज मुझे लगता है कि आज आपका दिन है। आपने बताया कि आप क्यों जीते हैं। प्रवीण जी ने अपनी बात को रख दिया कि भाई क्यों उनको हार का सामना करना पड़ा जबकि उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है। समय नहीं मेरे पास। शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि नतीजे आज एमसीडी के घोषित हो गए हैं। कल आप देखेंगे कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव परिणाम आएंगे, लेकिन कल के नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि कल के ये नतीजे बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे और इसका आगे आने वाले अन्य जो चुनाव हैं उस पर कैसा असर होगा ये देखना उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।